ओके, मैं कर लूंगी, उनको बोल देना कि वेबिनार है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात, सत श्री अकाल। मैं सबसे पहले अपने परम श्रद्धेय, परम आदरणीय, परम वंदनीय गुरु डॉक्टर सेंथिल जी का स्वागत करता हूं आज की उसमें और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें डॉक्टर साहब। और आज की इस हेल्दी स्कूल हैप्पी स्कूल कार्यक्रम में मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं और आपके साथ साथ मैं गांधी जयंती पर और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर अपने देशवासियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा, क्योंकि आज हम 150वीं जयंती उनकी मना रहे हैं और पूरा जो विश्व है कहीं ना कहीं हमारे जो विचार थे गांधी जी के उनसे इन्फ्लुएंस है, बहुत सारी चीजें उन्होंने दी हैं और हम लोग सभी प्रभावित हुए उनके विचारों से, उनके व्यक्तित्व से। सो ऐसे ही कुछ विचार मेरे भी मन में चल रहे थे। और उसके लिए मुझे लगा कि यू आर द राइट एंड द बेस्ट पर्सन टू गाइड अस, टू हेल्प अस, बिकॉज जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वस्थ भारत सुखी भारत के कार्यक्रम शुरू किए और या ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम रिसेंटली इसमें लॉन्च हुए। सो मेरा भी बहुत ज्यादा इन चीजों को लेके कंसर्न रहा है शुरू से ही। सो मेरे मन में ये आया कि जब तक हम हमारा जो ग्रास रूट लेवल है अगर उस पर काम नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं ये सपना अधूरा रह जाएगा। उसी के लिए सर आज मेरे मन में कुछ थोड़े से सवाल हैं। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि हमारी जो डॉक्टर सेंथिल हैं ये जाने माने हमारे एजुकेशनिस्ट हैं और सर ने बहुत साल एजुकेशन में दिए हैं और एज ए मेंटर हमारे पूरे देश में सेवा कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े स्कूलों से जुड़े हुए हैं और उसके अलावा हमारे जो कॉन्फ्रेंस है उसके को फाउंडर भी हैं और उनके दिशा निर्देश में बहुत सारे स्कूल्स ग्रो कर रहे हैं। मैं आज अपने आप को बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहा हूं कि सर ने अपना कीमती समय निकाला और हमारे बीच में आए। डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा आपसे सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि आप अपनी दृष्टिकोण में इसको कैसे लेते हैं। जैसे स्वस्थ भारत सुखी भारत की हम बात करते हैं तो आपके परिप्रेक्ष्य में जैसे अभी नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा सेल्फ मेड या सेल्फ इंडिपेंडेंट की बात करी है, आप इस चीज को कैसे सोचते हैं? सबसे पहले धन्यवाद संजीव त्यागी जी आपको कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में अपने इस इनोवेटिव प्रोग्राम में कह सकता हूं जो कि आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। कहीं ना कहीं पर हम मार्क्स की तरफ ज्यादा से ज्यादा ओरिएंट हो गए हैं और अपने हेल्थ अपने बेसिक्स जो हैं उनको एकदम खो चुके हैं और इन सारे के सारे वातावरण में आज हमें ये देखना बहुत जरूरी है कि किस तरह से in what particular way we can actually make a difference happen. So first of all, I would like to wish everybody out here in this particular program who are seeing Happy Gandhi Jayanti and Shastri Ji ki Jayanti. I think it is very, very important that these two people taught us two different things. दोनों की तरफ से सोच एक सोच निकली थी और वो थी आत्मनिर्भरता की। एक ने कहा था आत्मनिर्भर जब हम कहें तो how we can be supporting our own industries, how we can be supporting our own country, how we can be supporting ourselves, एक का मंत्र था। दूसरी तरफ जहां कहा गया जय जवान जय किसान, I think it was very, very important. While one particular person talked about industry, business, growth and all those stuff, you found other two people talking about independent part of it. That means we should be self-sufficient जब हम इंडस्ट्री की बात करें तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो मुझे लगी। इसके अलावा जो मैं ये बताना चाहता था आज आप मतलब सारे जो भी लोग आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में ज्वाइन हुए हैं, तो सबसे पहले मैं एवरेस्ट योगा और एवरेस्ट टीम जो है संजीव त्यागी एंड कविता त्यागी इन दोनों की तरफ से जो शुरू हुआ ये एक बहुत अच्छा प्रयास है। क्योंकि जब भी हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं इससे ही पता चल जाता है, आत्मनिर्भरता शब्द से ही पता चलता है कि आप आत्मनिर्भर तभी हो पाओगे जब आप अपने आप को एकदम सशक्त मानो, हेल्दी मानो, अपने आप को ये मान के चलो कि यू विल बी द पर्सन हु विल बी एबल टू मेक अ डिफरेंस, एंड इफ यू कैन मेक द डिफरेंस एंड आई थिंक देन देयर इज नोबडी एल्स कैन स्टॉप। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द टॉपिक,
जहां तक मैंने देखा इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, when everybody is talking so much about that we should be result oriented, but I think that particular time, I think the physical aspect of human being healthy itself is somewhere getting lost. अनफॉर्चुनेटली इन आर स्कूल सिस्टम, आज हमारे शिक्षा के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस में इट इज मियर काइंड ऑफ वन मोर पीरियड और वन मोर एक्टिविटी विच इज बीन डन, इट डजंट गेट एज ट्रांसलेटेड एज एनीथिंग एल्स। तो आज भी चाहे वो आर्ट्स हो, चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, इसको जो मैथ्स हो या साइंस हो, इसको जो मान्यता मिलती है, दैट पर्टिकुलर मान्यता इज नॉट अवेलेबल व्हेन इट कम्स टू फिजिकल एजुकेशन पार्ट। अंडर फिजिकल एजुकेशन वी कैन पुट डिफरेंट थिंग्स। आज भी यदि आज देखा जाए तो कई स्कूल फिजिकल एजुकेशन को एक सब्जेक्ट के रूप में लेते हैं, एक 6th सब्जेक्ट के रूप में लेने की कोशिश करते हैं, एक 7th सब्जेक्ट के रूप में लेने की कोशिश करते हैं। वो इसलिए लेने की कोशिश करते हैं कि बाकी किसी में भी फेल हो गए तो कम से कम इसके नंबर जुड़ के आप पास हो जाओगे। तो ये दिस पर्टिकुलर थिंकिंग प्रोसेस is something which is very very wrong, and if you are not healthy you can't talk about anything. You can't study, you can't concentrate, you can't do anything. And जहां तक मुझे खुद याद है कि we as student, being a student also for almost I should say 17 plus years, and till date call myself as a student, not for the sake of academics but for the sake of saying कि learning की जहां तक बात आती है, I think giving that due time for ourselves, अपने लिए समय निकालना, अपना काम करना, I think that's something which is not very. तो जहां तक संजीव आपने इस बात का कहा कि स्कूलों की बात हो या आज हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत बने, आत्मनिर्भर अभियान की बात हो रही है, यदि किसी को आत्मनिर्भर बनना है तो इसके लिए दो चीजों का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। एक है इंटरनल प्रोसेसेस यदि आपके अच्छे ना हो, आपकी जो यूनिकनेस है, आपके अंदर जो यूनिकनेस है, वो यूनिकनेस बाहर आनी बहुत जरूरी है। आज विश्व में चारों तरफ यदि लोग हम इंडिया को देख रहे हैं, जैसे कोविड जैसी सिचुएशन में आज देखा जाए कि इतने पीपी किट्स, इतने ग्लव्स, इतने मास्क, इतनी चीजें यदि आज हम बना पा रहे हैं, तो इसके लिए सबसे बड़ी ये है कि हमारे यहाँ एक दृढ़ता है, और वो दृढ़ता तभी आएगी जब तक वी आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट ऑन आवर। सो दीज आर माय फर्स्ट रिएक्शन टू द क्वेश्चन व्हाटएवर दैट यू हैव आस्क्ड फॉर। थैंक यू सर, बहुत अच्छा आपने इसको एनलाइटन किया, थैंक यू वेरी मच। आपने आत्मनिर्भर की बात करी, जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था जय जवान जय किसान की बात करी, बहुत अच्छा। आपने जब हम आत्मनिर्भर की बात करते तो आपने बताया कि इंटरनल प्रोसेस है, बहुत अच्छा, बिकॉज इफ विल गो इन दैट वे सो दैट रियली वी कैन डू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। एंड यू टोल्ड सो ये मेरा भी कंसर्न है, जैसे आपने भी मेंशन किया कि जो वैल्यू जो हमारे, जिनको हम मेन सब्जेक्ट कहते हैं, जबकि मेरा प्रोस्पेक्टिव यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। लाइक वी ऑलवेज टॉक एज अ मेन सब्जेक्ट, सो मैथ, साइंस, इंग्लिश, कॉमर्स एंड ऑल दैट, वी नेवर कीप फिजिकल एजुकेशन और हेल्थ एजुकेशन द प्रायोरिटी। अदरवाइज जो सबसे बड़ा धन बताया गया है वो स्वास्थ्य बताया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो इतने रिसेंट ईयर्स हमारे निकले हैं, अगर मैं भी क्योंकि एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूँ, सो मैंने जो चेंजेस देखे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंजीनियरिंग को लेके, मेडिकल को लेके या कॉमर्स को लेके ही केवल फोकस हुए हैं। जबकि आज जो कोविड का टाइम आया है, दे हैव शोन द आईना, सारी दुनिया को एक ऐसा आईना दिखाया है उन्होंने कि आप चाहे कितना भी कुछ हो आपके पास, लेकिन अगर एक अच्छा शरीर नहीं है तो आपका सारा जो धन है वो भी व्यर्थ है। सो डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पे एग्री करता हूँ। तो मैं ये जानना चाहूंगा, क्योंकि हमारे जितने भी स्कूल्स हैं, एजुकेशन सेक्टर्स हैं, हम हमेशा बच्चों को इंटरव्यू करते हैं, उनके रिटन टेस्ट लेते हैं, उनके मम्मी पापा के भी इवन रिटन टेस्ट मैंने स्कूलों में होते देखे हैं, उनका बिजनेस बैकग्राउंड हम चेक करते हैं, बट मैंने कभी अभी तक स्कूल लेवल पे कहीं मेडिकल चेकअप नहीं होते देखे एडमिशन टाइम पे, कहीं हेल्थ चेकअप नहीं देखे कि कितने हेल्दी हैं बच्चे या पेरेंट्स कितने हेल्दी हैं। और यही कारण शायद मुझे नजर आता है कि अभी जो छोटे बच्चे भी 10-15 साल के, उन लोगों में डायबिटीज, ओबेसिटी बहुत ज्यादा कॉमन है। इवन पंजाब में कैंसर हैं, और बहुत रिसेंट केसेस ऐसे हुए हैं कि बच्चे कैंसर से डेथ हो रही है, छोटे छोटे बच्चों की। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप इन चीजों को कैसे लेते हैं? क्या हमें फ्यूचर में इस तरह की जो एंट्रेंस टेस्ट है, क्या उस पॉलिसीज को भी बदलना चाहिए? और फिर हम उसके बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसीज पे भी आपसे बात करना चाहेंगे, जो हमारा NEP आया है।
तो पहले मैं जानना चाहूंगा कि एंट्रेंस टेस्ट जो हमारे इंडिया में हो रहा है स्कूल लेवल पे, हाउ मच यू आर सेटिस्फाइड? ओके, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो इंटरव्यू की बात है, दैट इटसेल्फ इज रॉन्ग। क्योंकि जहां तक एक बच्चा है, एक शिक्षा की बात आती है, तो सबसे पहले यदि पेरेंट्स का इंटरव्यू होता है या बच्चों का होता है, वो हर स्कूल का अपना एक एजेंडा होता है। हर स्कूल ये जानने की कोशिश करता है कि यदि ये विद्यार्थी आएगा तो स्कूल को कितना काम करना और काम करना पड़ेगा। जहां तक मैंने समझा है, थोड़ा बहुत जो भी शिक्षा फिलॉसफीज कहते हैं हमारे देश में, खाली फिलॉसफी एक ही चीज कहती है, वो ये कहने की कोशिश करती है फिलॉसफी कि आप बच्चे को यदि कोई इंस्ट्रक्शन दो तो बच्चा उस चीज को समझकर उस पर एक्ट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। किसी भी एक विषय को, किसी भी एक टॉपिक को, वेदर ही इज एबल टू अंडरस्टैंड एंड रिएक्ट ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज नॉट हैपनिंग फॉर एनीथिंग। व्हेन वी गो टू स्कूल्स, एंड मैंने भी काफी स्कूलों के साथ मतलब काम करते हैं, हम भी तो जब समझते हैं, तो एक बास्केट में कुछ एप्पल रख दिया, कुछ केले रख दिए, एंड देन यू नो सम फ्रूट्स एंड सम वेजिटेबल्स, और बच्चे को बोला इसको पिकअप करो, इसको पिकअप करो। यदि बच्चे के माँ बाप ने उसे सिखाना है कि व्हाट इज अ फ्रूट एंड व्हाट इज अ वेजिटेबल एंड व्हाट इज समथिंग एल्स, then the schools are not doing their job. That's my way of looking at it. Because what I think basically believe is that एक जो इंस्ट्रक्शन होता है, क्या वो बच्चा रिएक्ट कर पाता है, और ये एक डायग्नोस्टिक असेसमेंट है, और एक डायग्नोस्टिक असेसमेंट में दो कंपोनेंट होने जरूरी है। जैसे एक कंपोनेंट जो आपने कहा कि वो सुन पा रहा है, समझ पा रहा है, रिएक्ट कर पा रहा है, एक बात ही होती है। और दूसरी बात जो आपने कही कि फिजिकल एस्पेक्ट की जो बात कही आपने कि बच्चे के अंदर वो हेल्दी है कि नहीं। अब तो हमारे यहाँ एक और चीज भी हमें देखना बहुत जरूरी है कि जितने भी ये बच्चे आते हैं आज, क्या ये बच्चे, जैसे आपने कहा कि हेल्थ की जो बात कही है, क्या कहीं पर उसका रोज एप्लीकेशन फॉर्म में भी इसकी कोई जगह नहीं होती है। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली एप्लीकेशन फॉर्म में भी हम इसकी जगह नहीं रखते हैं, और इसका कारण, सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारी मानसिकता है। That is our mindset. Our mindset is basically that we need to be more academic driven. Yes, very true. हमको कहीं पे ये नहीं लगता कि we should be striving towards making a all-round development. Many schools talk about this word called as all-round development. लेकिन I have never seen that people are bothered about the third and fourth page of the report card, जहां पर फिजिकल एजुकेशन, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और ये सारी की सारी चीजें लिखी रहती है। इसके ऊपर देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु बेसिकली टॉक अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक, व्हिच इज नॉट राइट। सो दैट्स वेयर आई थिंक, जैसे आपने कहा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक है माइंडसेट। आज भी देखिए, मैं नॉर्मली एग्जांपल देता हूँ, जो फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स वगैरह स्कूल्स में होते हैं, अब इनकी ही आप बात कर लीजिए, द काइंड ऑफ वर्क व्हिच इज बीइंग गिवन टू देम। He is supposed to make a good basketball team, cricket team, volleyball team, shuttle badminton team, जो भी स्कूल के पास फैसिलिटी है, या इवन योगा की टीम ही क्यों ना हो, किसी भी विषय की चीज हो, इन सारे के सारे जो भी एरियाज हैं, इनको कैसे इम्प्रोवाइज करना है। लेकिन आज आप जाके चेक कर लीजिए, आई कैन से वेरी कॉन्फिडेंटली 95% ऑफ स्कूल्स, जो 95 से भी ज्यादा परसेंट ऑफ स्कूल्स, they are not bothered about this particular part of it. There are very few people, and if that management committee member was a sportsman, then he will have some interest towards it. Otherwise, it is very very difficult to find these kind of a thing. They have beautiful infrastructure. They may have a track of 400 meters or 800 meters track they will create. They will make Olympic size swimming pool. They will make the international size of basketball court. They will have the best of turf for hockey. But when you ask for one good team from the institution, तो ये ऐसा लगता है जैसे एक होटल इंडस्ट्री चला रहा है, और होटल इंडस्ट्री में you need to give the best of facility, but I don't know how many people actually use it. So I think it's very important, जो टीचर है, that teacher should be given the due recognition. He should not be used for more of a substitution activities, जो कि काफी स्कूलों में होता है। आज कोई टीचर नहीं आया, अच्छा ग्राउंड भेज दो बच्चों को। That should not happen, because if that is happening, that means there is something wrong in our own thinking process. So they think that sports teachers are somebody who don't do any work at all. Yes, and this is wrong. This is completely wrong. So जो मानना है कि we should have an equal component of academics and equal component of physical aspects of the child. That is very very important. और आपने एक बहुत important बात की, obesity की। आज बच्चों को कम उम्र में डायबिटिक्स हो रहे हैं। बच्चे लोग की मतलब they are not able to see the boats, and when you see the children, they are the kind of glasses what they use are very very thick glasses, which is not right.
And if these things are being ingrained properly, and मैंने ये भी देखा कई पेरेंट्स अभी वो एलकेजी यूकेजी में बच्चा होता है एक डॉक्टर से सर्टिफिकेट ले आते हैं, until unless there is a genuine case I think it's okay, but लोग एक सर्टिफिकेट लेते हैं कि मेरे बच्चे को धूप में मत खड़ाओ, मेरे बच्चे को असेंबली मत करवाओ, very true sir, which we really need to be very very cautious about. And this mindset is also very important because कहीं ना कहीं इंडिया में या एक सोशल स्ट्रक्चर में, इंडियन सोशल स्ट्रक्चर में आज भी स्पोर्ट्स से लोगों ने करियर नहीं बनाए, स्पोर्ट्स को ऐसा करियर नहीं बनाया, उसको कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट के साथ कनेक्ट करने की कोशिश की, उसे एक हॉबी के रूप में नहीं देखा गया। आज मैं इतना कह सकता हूँ कि इतने बड़े बड़े हम सीईओ वगैरह के साथ बात करते हैं, लेकिन हर एक ने कम से कम गोल्फ खेल लेते हैं, साइकिलिंग कर लेते हैं, मैराथन कर लेते हैं, जॉगिंग कर लेते हैं, ये सारी की सारी चीजें कर लेते हैं, लेकिन आई डोंट नो कि whether the school is actually giving so much importance for physical education or not. That's my reaction to it. Yes sir, really you have raised some very important point because जैसे आपने कहा सर कि मानसिकता वास्तव में इस चीज के हम सब लोग गवाह हैं, we are the witness of that because everybody was running just behind to the medical sciences कि मुझे बच्चे को डॉक्टर ही बनाना है, फिर एक समय ऐसा है कि सबने इंजीनियर बनना था, तो उसके अलावा कुछ नहीं बनना था। सो ये बहुत बड़ी बात आपने कही कि मानसिकता बहुत बड़ा वो था हमारे ऊपर, और इसको जो आपने रिजल्ट कार्ड की बात कही, ये बहुत सच्ची बात है सर कि वी ऑलवेज फोकस ऑन द मेन सब्जेक्ट जिनको हम मेन कहते हैं, बट जो वास्तव में मेन है, जो जीवन में हमें सिखाएंगे कि स्ट्रगल कैसे करना है, कैसे अप एंड डाउन को फेस करना है, जैसे फिजिकल एजुकेशन है, जब उसमें अगर कोई ग्रेड कम आता तो वी आर नॉट वरी कि उसमें कोई मार्क्स काउंट ही नहीं करता, लेकिन अगर मैथ्स में बच्चे के थोड़े भी मार्क्स कम आ जाए, साइंस में, सो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी और बीइंग एज ए टीचर्स भी पॉइंट्स रेज करना शुरू हो जाते हैं कि यू आर नॉट फोकसिंग ऑन योर स्टडीज, बट व्हेन वी टॉक अबाउट दीज कोकरल एक्टिविटीज, सो वी नेवर मेंशन कि बेटा आप इसमें अच्छा नहीं कर पा रहे, यू फोकस ऑन दैट, यू ब्रिंग योर लेवल अप। सो आपने ये सारी चीजें बहुत अच्छी कही सर, और मोर वो जो सबसे बड़ा दुखती रग पे आपने हाथ रखा, दैट अबाउट द फिजिकल एजुकेशन टीचर, बिकॉज we are not using them as a physical education teacher, we are using them moreover as a security guard or as a substitutes, because most of the period they are taking the as a substitutions when like जैसा आपने पहले ही मेंशन किया कि जब कोई कुछ नहीं होता तो एक उपाय होता है हम सबके पास कि इनको ग्राउंड में भेज दो, और कोई चीजें ऐसी होती हैं कि सबसे पहली बात ये होती है जब भी कोई कट डाउन करने की बात आती है, जब सिलेबस पूरा नहीं होता है स्कूल में, तो सबसे पहले कौन सा पीरियड बंद किया जाता है बच्चों का? स्पोर्ट्स पीरियड, कि वो दूसरे सब्जेक्ट टीचर्स को चेंज कर दिया जाता है, साइंस को, मैथ्स को दे दिया जाता है, जबकि हमारे टाइम में एक फिजिकल एजुकेशन पीरियड कंपलसरी होता था, उसमें बच्चे इवन एग्रीकल्चर पीरियड भी उस टाइम पे होते थे, बच्चे बहुत एंजॉय करते थे, फ्रस्ट्रेशन कम होती थी, क्योंकि जब बच्चा ग्राउंड में जाता है तो सारी जो अपनी एनर्जी है उसको यूटिलाइज करता है, चैनलाइज करता है, और कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि शायद ये बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है कि जो बच्चों का डिप्रेशन लेवल है, जो एंजाइटी लेवल है, वो इस कारण बढ़ता जा रहा है क्योंकि उनको वो एजुकेशन नहीं मिलता, वो फिजिकल एक्टिविटीज जो हमारे पुराने टाइम में थी, ग्राउंड पे जाना, खेलना कूदना, क्योंकि ये जो नैसर्गिक एक्टिविटी है वो शायद समय के साथ दूर होती जा रही है। सो ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न था मेरा सर कि आप इन चीजों को कैसे देखते हैं, क्योंकि जो आज तनाव बढ़ा है, कहीं ना कहीं उसके पीछे ये बहुत बड़ा कारण मुझे नजर आता है कि साइंटिफिक एक्टिविटीज नहीं पा रही, बच्चों को वो एनवायरनमेंट नहीं मिल पा रहा। इनफैक्ट मैं तो सिंपल शब्दों में ये कहता हूँ कि हम शायद उनसे बचपन छीन रहे हैं, क्योंकि आज बिना सुपरविजन के हम पार्क में भी नहीं भेज पाते, घर से बाहर नहीं, तो स्कूल इज द सेफ एंड साउंड जहां पे हम सोचते हैं कि हमारा बच्चा ओवरऑल डेवलपमेंट की बात जैसे आपने कहा वो करके आएगा, लेकिन वहां पे इस डेवलपमेंट को हम डेवलपमेंट नहीं मानते, हम केवल मैथ साइंस या डिस्ट्रिक्ट में एजुकेशन से टॉप कर देना ही टॉपर मानते। कभी आपने नहीं देखा होगा कोई बच्चा स्टेट लेवल पे टॉप कर रहा है, वैसे टॉप कर रहा है, तो उसको इतना स्कूल ने क्रेडिट दिया हो या कोई ऐसा। सो सर मैं इसके बारे में भी आपके विचार जानना चाहूंगा कि आप इन चीजों को सर कैसे देखते हैं एज ए एजुकेशनिस्ट। देखिए, जहां तक मेरा मानना है कि एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि सोच बदलनी जरूरी है लोगों की। पीपल शुड फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक दैट दिस इज नॉट वन मोर सब्जेक्ट। क्या होता है कि फिजिकल एजुकेशन को द डे व्हेन वी टेक इट एज अनदर सब्जेक्ट देन वी स्टार्ट कंसंट्रेटिंग ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ सब्जेक्ट। अब जैसे मैंने कहा कि ऑल राउंड डेवलपमेंट, ये तो खाली आप किसी भी स्कूल के वेबसाइट को खोल के देख लो कि यदि उनकी अंग्रेजी थोड़ी अच्छी है तो वो ऑल राउंड डेवलपमेंट की जगह पे होलिस्टिक डेवलपमेंट कह के कह देंगे।
लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि जितना भी कंट्रीब्यूशन होता है वो सारा का सारा वो सोचते हैं कि मैं तो इस लेवल तक कहता हूँ, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन टीचर्स के साथ भी मेरा कई मतलब काफी अच्छा रिलेशनशिप रह चुका है, तो जितने भी टीचर्स रहे हैं इनके हमेशा एक ही चीज के दुखी रहते हैं कि हम जिस दिन तैयार होके द डे व्हेन वी वांट टू टेक द चिल्ड्रन टू ग्राउंड, वी आर गिवन सर्टेन रिस्पांसिबिलिटी व्हिच आर नॉन वैल्यू एडिंग, and this non-value adding activities, see, because they are physically fit, that doesn't mean that you can use them in as stopgap arrangement everywhere, which is wrong. So physical education teachers should be given due recognition like any other subject, first and the foremost thing. Why I am saying subject is because this is something which is very, very important component of making discipline for somebody in their life. If I don't get up at X particular time, and if I don't get up at 5 o'clock, if I don't get up at 6 o'clock, if I don't have certain basic habits of, at least going for certain times and spending certain time for myself. तो जो आपने कहा कि आज जो स्कूल्स हैं ये सारे के सारे एक प्रकार के प्रेशर कुकर बन गए। अभी देखिए पता नहीं क्या होगा कोविड के बाद, क्या क्या होगा मुझे पता नहीं, लेकिन राइट नाउ जो आज की जो परिस्थिति है, बच्चा घर से बाहर नहीं निकल रहा, उसके पास आज सोशल इंटरेक्शन ऑलमोस्ट जीरो हो गया। आज वो मोबाइल से एक तरफ जुड़ रहा है, ठीक है, बिकॉज दैट इज टू एक्सेस इंफॉर्मेशन एंड एक्सेस द टीचर, लेकिन जब उसका ह्यूमन टच नहीं, जब उसका ह्यूमन रिलेशनशिप नहीं है, तो ये बच्चा जिंदगी में जाके किसी को अपना दुख नहीं बोल सकता, किसी के साथ अपना खुशी नहीं शेयर कर सकता। एंड व्हेन ही इज नॉट गोइंग टू शेयर हिज सॉरो एंड हैप्पीनेस विद समबडी एल्स, हाउ विल यू सी दैट दिस पर्टिकुलर चाइल्ड इज गोइंग टू मेक समथिंग इन फ्यूचर, एंड हाउ ही विल बिकम अ सोशल, अ पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी, because he will always think कि मैं, मेरा सब्जेक्ट, मेरे नंबर, मेरी नौकरी, मेरा काम, it's going to be all about me. He is not going to worry about कि किस तरह से मैं मेरे भाई का, किस तरह से मैं। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट भी ये रहती है टीचर्स के लिए कि यदि आज भी आप यदि ऑनलाइन में भी क्लासेस ले रहे हैं, तो आप ऐसी एक्टिविटीज बनाइए जहां पर थोड़ा बहुत एक फिजिकल एजुकेशन टीचर को बुलाइए, कम से कम थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करवाइए। ऑनलाइन में कोई गलती नहीं है, बच्चा थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाएगा, और वो फिजिकल एजुकेशन टीचर से बच्चों को लगाव भी काफी होता है, तो अपने टीचर को देख के बोलेगा अरे मेरे सर वहां पर है, थोड़ा बहुत हाथ पांव हिला देगा, लेकिन सुपरवाइज कंडीशन में होना चाहिए। ये नहीं होती जैसे सोफे के ऊपर कूद के वहां से छलांग लगाना, वो सर्कस नहीं करना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी टाइम टेबल में होना बहुत जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात, एक होता है फिजिकल एस्पेक्ट, एक होता है कि आप कितना कैनेस्थेटिक, मतलब कितना आप अपने हाथ से काम करते हैं, कितना आप अपने हाथ से काम करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये चीज है, ये आजकल बच्चे धीरे धीरे, everything has gone towards technology and people are wanting to spend more time on technology rather than doing anything else with any other aspects of it. So we as a teachers, first of all, need to make this as understanding. We should have equal time and effort for academics and equal time and effort for ground and physical activities. See, there is a very simple thing, कहते हैं ना कि पंजाब में कहते हैं मक्के की रोटी और सरसों का साग, that's a combination. इसी तरह से academics and sports should be having the right combination. जैसे in South India we say vada should always go with payasam, that is kheer and vada should go always together. It's a combination. If the combination is not right, खाने का मजा नहीं है कहते हैं। इसी तरह से स्कूल में भी जो बोलते हैं ना कि academics and both these things need to kind of come together, and they should be equally focused on. If people are not equally focusing on, then they will never be able to see a growth. He will grow well, but if he is not able to sustain himself, he or she will start what you call having suffocation. And that's something you might have seen that in over the last, I know of people who got psychologically quite a lot of affected when this isolation came in. A lot of people, started working and started seeing what exactly was happening चारों तरफ, तो उसको देख के उनके पास से बात करने के लिए नहीं था, किसी के साथ कुछ शेयर करने के लिए नहीं था। तो आई थिंक ये सारी की सारी चीजें हमें भी थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए। और आपके इस कार्यक्रम के द्वारा यदि आपके स्कूल को आपने हेल्दी बनाना है, इवन बीइंग ऑनलाइन, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि एक दिन एक टीचर बैठ जाए, सारे के सारे बच्चों को स्क्रीन पे ले और सबको एक दूसरे से बात करने का मौका दे, एक दूसरे से बात करने का मौका दे। इतना ही नहीं, मैं तो कई टीचर्स को ये भी कहता हूँ मेरे प्रोग्राम्स में कि जब आप जाते हो स्कूल में, तो ग्राउंड के पास जाके खड़े होके एक फोटो लेके कम से कम अपने जहाँ प्रेजेंटेशन में पहला स्लाइड डालो, बच्चे ये ग्राउंड आप मिस कर रहे हैं, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, व्हाई डोंट यू, व्हेन आर यू गोइंग टू कम एंड व्हेन वी विल गो एंड प्ले ऑन दिस पर्टिकुलर ग्राउंड। सो दिस इज हाउ हमें थोड़ा उस सब्जेक्ट के लिए प्रति मतलब एक ये बढ़ाना है। और जो बोलते हैं ना कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है, जो कि आज बहुत बड़ी वीकनेस है आज हमारे यहाँ पे,
people are becoming very individualistic. People are becoming very individualistic. So the team spirit which the sports teaches, the accommodative spirit which the sports teaches, you know, what to give and what to take, क्या देना है क्या लेना है, कब बॉल को फेंकना है, कब रिसीव करना है, कैसे उसको आगे पास करना है. So all these are certain things which are very important, which goes in their life also. If I can play a very good, if I see, I've been a basketball player, not much, but yes, at least at regional level I had played for Kendra Vidyalaya Sangathan in my school. लेकिन जब भी हमने यही सीखा कि basketball also teaches us what particular time, how much you can run, and where you have to stop, and where you have to hand over the ball to somebody else. When you think that when you can't do a job, चाहे आप अपने personal life में हो, professional life में, when you can't do a job, you have to seek support from somebody and then take the thing ball and then run again. Even if it goes there, even if the ball bounces back again to the other person, you should allow him to do it rather than asking him ki mere ko de ball and I'm going to put that ball. I think that's not right. So this is something which the sports basically teaches. I think somewhere is completely getting lost. So my request to all the school owners and managements who are seeing this particular program and teachers, सबसे पहले आप लोगों की अपनी सोच बदलो. And if you can do that, I think you will be able to get the child outside the classroom, because you really need a good combination of a classroom and a ground. And if you have these two things, I can tell you the child will start enjoying whatever is happening. And इसमें एक और छोटी चीज बताना चाहता हूँ संजीव जी कि why people don't send, क्योंकि हम भी टीचर रह चुके हैं, तो एक और बड़ी चैलेंज होती है स्कूलों में कि बच्चे जब भी ग्राउंड में जाते हैं और ग्राउंड से वापस आते हैं, जब बच्चे ग्राउंड से वापस आते हैं, the teachers don't know how to control them. The teachers don't know how to control them. तो इसीलिए वो क्या कहते हैं कि स्पोर्ट्स पीरियड के बाद हमारा पीरियड नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको कंट्रोल करना नहीं आता. इसी कारण वो लोगों को ये बोलने की कोशिश करते हैं कि आप कंट्रोल करना नहीं आता, इसलिए इनको नहीं मेरे को स्पोर्ट्स पीरियड का पीरियड नहीं चाहिए. और कहीं ना कहीं पे हमारे यहाँ पर एक मतलब एक प्रकार का मिथ है, एक प्रकार का वहम है कि फर्स्ट पीरियड हमेशा एक साइंस एंड मैथ्स का पीरियड होना चाहिए. वो सीधा दिमाग में जाता है, पता नहीं मेरे को आज की तारीख में वो सीधा दिमाग में जाता है, पता नहीं. लेकिन ये एक बहुत बड़ी चैलेंज है आज हमारे लिए, क्योंकि हमें नहीं आता. तो मेरी रिक्वेस्ट है स्कूल्स को कि आप टीचर्स को ये सिखाओ कि स्पोर्ट्स पीरियड के बाद जब बच्चा वापस आता है तो आपको कैसे करना. इतना ही नहीं, एक पीरियड और दूसरे पीरियड के बीच में भी यदि थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी, एक बार खड़े होने के लिए बोल दिए, एक बार बैठने के लिए बोलिए, एक बार दाएं मुड़ने के लिए, एक बार बाएं मुड़ने के लिए बोलिए. इतना ही नहीं, इंक्लूडिंग ऑनलाइन में मैं कहता हूँ, आपके जो ट्रेनर्स होते हैं, आप जैसे जो मतलब एक्सपर्ट्स होते हैं स्पोर्ट्स में, आप लोग जाके स्कूलों के टीचर्स को ये बताइए कि जब ऑनलाइन क्लासेस होती है, इस ऑनलाइन क्लासेस में भी लोगों को बोलिए कि 1 मिनट जरा हाथ जोड़िए, दाएं देखिए, बाएं देखिए, ऊपर देखिए, नीचे देखिए. क्योंकि कहा जाता है कि कंप्यूटर के सामने यदि आप 2 घंटे बैठे रहो तो इट इज इक्वल टू स्मोकिंग 1 सिगरेट. एक सिगरेट के बराबर मतलब उसको माना जाता है कि इतना खतरनाक है जो आपके शरीर को परेशान करता है. सो आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटीज. तो ये भी आप लोग भी मान के चलिए कि यदि आपको पीरियड नहीं दिया जा रहा है तो आप लोग स्पोर्ट्स के बारे में मतलब हम ही करेंगे करके मत मानिए. लेकिन मेरी रिक्वेस्ट जो भी यहाँ स्पोर्ट्स या फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट से लोग देख रहे हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप टीचर्स को सिखाओ, बेसिक एक्टिविटी उनको सिखाओ, ताकि उनके पीरियड में जब थोड़ी बहुत मोनोटनी रोकनी हो तो इन चीजों को बीच बीच में यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा. एंड दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट्स माय थॉट. या वेरी नाइस सर. एंड यू ऑलवेज सेज एंड यू ऑलवेज फोकस सोच बदलो. मैं जब से आपसे जुड़ा हूँ मैंने भी अपनी सोच बदली और काफी कुछ बदला है, आप हमेशा कहते हैं. और ये बहुत बड़ा आपने एग्जांपल दिया सर, क्योंकि मुझे भी याद है कि हम देखो जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिलीज में भी आ चुके हैं. ऐसे हमारा सोशल जो डेवलपमेंट है डे बाय डे, ईयर बाय ईयर हमारा कम होता जा रहा है, जिससे बच्चा अपनी जो प्रॉब्लम है वो शेयर नहीं कर पाता है. और उसका बहुत बड़ा कारण होता है कि जब वो तनाव में होता है तो वो ब्रेक हो जाता है, डाउन हो जाते हैं. ऐसी अभी मुझे इससे की बहुत अच्छी घटना मुझे याद आ रही है डॉक्टर साहब. अभी वहां पे जब थोड़ा सा जॉब्स को लेके मार्केट डाउन हुआ, सो बहुत सारे इंजीनियर्स और डॉक्टर्स ने अपनी जॉब लूज करी, बट उसमें से बहुत सारे ऐसे थे कि जो यूनिवर्सिटी लेवल पर भी टॉप रहे, स्कूल लेवल से लेके यूनिवर्सिटी लेवल तक टॉप रहे. उन्होंने कभी देखा ही नहीं कोई डाउनफॉल तो जीवन में. लेकिन वो जब डाउनफॉल आया, दे वर नॉट एबल टू कंट्रोल दैट एंड फ्यू ऑफ देम दे हैव कमिटेड द सुसाइड, बिकॉज वो उनका किसी के साथ इंटरेक्शन नहीं था उन चीजों को शेयरिंग और केयरिंग. जैसे आपने टीम एग्जाम्पल दिए कि जब बच्चा शेयर करता है अपनी चीजें,
तो वो जो थॉट है वो बाहर आ जाते हैं, और एक जो है वो चीजों में मेनली क्या होता है कि जब आप किसी से शेयर करते हैं तो आपका मन का बोझ हल्का हो जाता है। तो जो हम ये सारी चीजें करते हैं इसके द्वारा, जब बच्चा स्पोर्ट्स के थ्रू ये सारी चीजें सीख लेता है, जब टीम स्पोर्ट्स में एंटर करता है जैसे आपने बास्केटबॉल का बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि बच्चा कैसे बॉल कैरी करता है, जब वो अगर आगे मूव नहीं मिल रहा होता है, मूवमेंट नहीं मिल पा रही होती है, तो वो सपोर्ट लेता है, फिर वापस दोबारा मूव करता है। तो व्यवहारिक जिंदगी भी ऐसी ही है हमारी, कि अगर हम इस तरह से एक दूसरे की सपोर्ट करते रहे तो वास्तव में आगे बढ़ पाएंगे। और आपने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए फिजिकल एजुकेशन टीचर्स को लेके, और जो बॉडी बेसिक मूवमेंट है ये वास्तव में बहुत मस्ट होते जा रहे हैं, क्योंकि रिसेंट ईयर्स में हमारे कई प्रिंसिपल्स और कई इंजीनियर्स, even few of them, they have lost their life because they were sitting for a long time on the same chair and without their movement and actions. So उससे उनका क्या हुआ, ब्लड सर्कुलेशन रुक गया, और जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचे वो बहुत लेट हो चुके थे। तो आपने ये सब बहुत अच्छा पॉइंट दिया है कि जितने भी एजुकेशनिस्ट हैं, अगर बच्चों को बीच में हल्का सा भी थोड़ा टर्न अराउंड भी अगर करा दे, जो स्पाइन मूवमेंट है हमारे, लेंथनिंग है या साइड मूवमेंट है, फॉरवर्ड बेंडिंग है, बैकवर्ड बेंडिंग है, हल्का सा नेक मूवमेंट भी अगर बॉडी का हो जाए तो उससे हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो अच्छा बना रह सकता है, और बच्चे बहुत अच्छा फोकस कर पाएंगे। और जैसे आपने स्पोर्ट्स पीरियड का एग्जांपल दिया कि जब वो स्पोर्ट्स पीरियड के बाद क्लास में वापस आते हैं तो वेरी फ्यू टीचर्स आर रेडी टू एक्सेप्ट देम, बिकॉज कहीं ना कहीं वही बात है कि सर हम अपनी चीजों को स्वीकार नहीं कर पाते हैं अदरवाइज। और ये भी बहुत बड़ा मिथ है कि वो थक जाते हैं स्पोर्ट्स के बाद। ये जैसे आपने कहा कि वो पहला पीरियड हमेशा साइंस का ही होना चाहिए या किसी मेन सब्जेक्ट का ही होना चाहिए, ये भी बहुत बड़ा आपने बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया, और वास्तविकता है ये ऐसा। इसलिए आप कहीं पे भी देखेंगे पहला स्पोर्ट्स पीरियड कभी किसी स्कूल में नहीं होता आज के टाइम में। और पुराने टाइम में मुझे याद है हमारा जब 8th में थे, हमारा स्पोर्ट्स का ही पहला पीरियड हुआ करता था। सो ये चीजें वास्तव में चेंज करने वाली है हमारे वहां से। मैं तो बिल्कुल डॉक्टर साहब ये सोचता हूँ कि जब बच्चा खेल के आता है वो रिफ्रेश होके आता है, एक एनर्जी से भर जाता है बच्चा। तो उस टाइम पे क्या होता है कि जितना आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, तो मुझे लगता है वो बहुत अच्छा टाइम होता है। सो बहुत सारी आपने बहुत अच्छी बातें हमारे साथ शेयर करी। डॉक्टर साहब मैं जानना चाहूंगा कि जैसे हमारा कोविड-19 इस बार ये सारी चीजें आई, ये ऐसी त्रासदी जीवन में कभी 100 साल में एक बार या 50 साल में ऐसी चीजें हमारे जीवन में आती हैं। सो कोविड-19 के बाद आप या इस दौरान में आप एजुकेशन को कैसे देख रहे हैं सर, कि आने वाले समय में मुझे लगता है हम श्योर कि बहुत सारे चेंजेस होने वाले होंगे। सो आप इन चीजों को कैसे देखते हैं सर? देखिए, सबसे पहली बड़ी बात यह है कि जितने भी फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और जो स्टेट गवर्नमेंट है, इन्होंने काफी गाइडलाइंस बनाई हैं। और आपके लिए सबसे बड़ा एडवांटेज होता है फिजिकल एजुकेशन के लिए, आप फिजिकली काफी स्ट्रांग होते हैं। दैट इज योर एडवांटेज, एंड दैट इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पर से एज सच व्हेन वी ट्राई टू say that we really need to make a difference. So first and the foremost thing is that you are supposed to make a difference when it comes to going through the basic norms. And जहां तक मैं बता सकता हूं कि बच्चों को यदि आज कंट्रोल करने को फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो टीचर्स हैं, you have to control them right from the gate till the classrooms. Inside the classroom you don't have to worry about it, but till the classroom you have to make sure that they are following all the social norms. This is where you are supposed to be there. एक जमाने में कहा जाता था कि हर फिजिकल एजुकेशन टीचर के पास एक ब्रह्मास्त्र होता था, जिसका नाम होता था एक विसल होता था, और उस विसल को बजाया तो लोगों को पता पीटी सर आ गया या फिजिकल एजुकेशन टीचर आ गया हमारे घर। तो वो जो चीज है, वो जो कोविड के वातावरण में है, आप लोगों को बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। क्योंकि बाकी जहां तक मैंने देखे कि मोस्ट ऑफ द प्राइवेट स्कूल्स जहां देखा जाए 80 to 90% ऑफ टीचर्स आर वुमेन folk, and there are hardly very few people who are there जेंट्स वगैरह। और टिपिकली देखा गया है कि जहां तक फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात आती है, इंडिया में आज भी अराउंड 70% करीब पीपल आर मोर मेन देन द वुमेन हु गेट इनटू दिस काइंड ऑफ एस्पेक्ट्स। इवन द स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हु हैव काइंड ऑफ एक्वायर्ड सर्टेन थिंग्स, these people they also are trying to look for an employment. They are also trying to look for an employment. जैसे लोग बोलते थे आप स्पोर्ट्समैन बन गए, आपने एक बार नेशनल खेल लिया, स्टेट खेल लिया, तो आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी मिल गई या किसी और पब्लिक सेक्टर नौकरी मिल गई, सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी। सो लोगों ने हमेशा नौकरी ढूंढने के लिए इसको एक तरीके के रूप में जिन्होंने यूज किया, मैं उनकी इज्जत नहीं करता, क्योंकि मुझे ये ठीक है, एक तरफ से आपको अपना जीवन चलाना है, बहुत जरूरी है। क्योंकि यदि आप ऐतिहासिक रूप से देखेंगे, इफ यू लुक एट इन हिस्ट्री आल्सो, आई थिंक द पीपल, particularly the wrestlers,
जो रेसलर होते थे गांव, हर गांव का जो मतलब पहलवान होता था, वो पहलवान पूरे साल कुश्ती नहीं करता था, पूरे साल वो कुश्ती नहीं करता था। तो वो क्या करता था कि जहां भी गांव के पास कोई नहर बह रही है या कोई कुआं है, इफ देयर इज अ वेल, देयर इज अ रिवर, सो ही यूज्ड टू गो एंड सिट डाउन देयर, एंड द पीपल हु यूज्ड टू कम एंड कलेक्ट द वाटर एंड ऑल, दे यूज्ड टू गिव हिम अ वाटर बिल, और मतलब उसको उसको एक प्रकार का सपोर्ट दिया करते थे, विच वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो एक प्रकार का कॉन्सेप्ट था, एम्प्लॉयमेंट टू मेक अ लिविंग, एंड ही यूज्ड टू बी द प्राइड ऑफ द सिटी, he used to be the pride of the city. I think that is something very very important. So during COVID times, my request, once the schools are getting already started reopening, people have started, I think I saw some schools in Rewari and all already started. तो यहाँ पर आप लोगों को जिम्मेदारी ज्यादा लेनी पड़ेगी मैनेजमेंट के साथ, प्रिंसिपल के साथ, और आप लोगों को एक की जगह पर 2 बार उस डॉक्यूमेंट को पढ़िए, समझिए, और एक स्कूल के साथ बैठ के प्लान बनाइए। आप उस जिम्मेदारी को लेके आगे आइए, क्योंकि आप उस समय पर, लोग कहते हैं कि एक डॉक्टर है कोविड वॉरियर और बाकी लोग हैं कोविड वॉरियर, लेकिन मेरा है कि स्कूल कंपाउंड वॉल के अंदर जब टीचर आता है, तो टीचर इज एक्चुअली, जो फिजिकल एजुकेशन टीचर है, ही इज गोइंग टू बी द रियल कोविड वॉरियर हु विल ट्राई टू मेक श्योर दैट द कंपाउंड वॉल के अंदर कोई भी ऐसी अनहोनी घटना नहीं, क्योंकि किसी भी, हर बच्चा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है स्कूल के अंदर, तो वी शुड बी प्लेइंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जहां तक कोविड की बात है, आई थिंक फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट मस्ट टेक मैक्सिमम responsibility along with the school management, and school management से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जितना हो सकता है, you should be working with them, and that is very important for you. Yes. ये आपने बहुत अच्छी, मुझे जो आपका पॉइंट लगा ये बहुत अच्छा कि फिजिकल एजुकेशन टीचर शुड टेक द रिस्पांसिबिलिटी एंड शुड ग्रैस्प द अपॉर्चुनिटी। इनफैक्ट जैसे आपने पॉइंट रेज किया, मोस्ट ऑफ देम दे डोंट कम फ्रॉम देयर विश, वो अपनी विल से नहीं आए टीचिंग में, जस्ट दे कम बाय फोर्स। तो ये बहुत बड़ा कारण है कि जहाँ पे हम प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। अदरवाइज देयर वाज अ टाइम कि अकेला पूरे स्कूल में एक स्पोर्ट्स टीचर होता था और उसको देख के पूरा स्कूल डरता था। इनफैक्ट बच्चे कहीं पे भी कोई विसल सुन लेते थे, वो कहीं पे भी होते थे, देख के छुप जाया करते थे या इधर उधर हो जाते थे। मतलब किसी भी बच्चे की हिम्मत नहीं होती थी कि वो कुछ ऐसा सोच भी सके। आज मैं खुद भी देखता हूँ कि हम स्कूल में 4, 6, 8, 10 टीचर तक होते हैं, लेकिन फिर भी वो डिसिप्लिन शायद उस लेवल पे मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो ये आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि ऐसा नहीं है कि सारी चीजें स्कूल के वो हैं, तो बहुत सारे लोग हैं जो फिजिकल एजुकेशन टीचर्स हैं। ये भी बहुत बड़ा कारण है कि अगर वो विल से काम करेंगे तो तभी चीजें पॉसिबल हैं। जब अपॉर्चुनिटीज को कैश करेंगे, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेंगे, तभी हम चीजों को अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि किसी खाली स्कूल एक अकेले ओनर से नहीं है, प्रिंसिपल से नहीं है, ये पूरा एक टीम वर्क है। तो सबका साथ मिलकर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी वास्तव में फिजिकल एजुकेशन टीचर्स की है। क्योंकि जो डिसिप्लिन है, जिस स्कूल का डिसिप्लिन अच्छा होगा, ऑटोमेटिकली सारी चीजें अपने आप ही वेल इन प्लेस हो जाएंगी। सो डॉक्टर साहब, कोरोना के बाद में आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे हमारी एजुकेशन पॉलिसी, मैं मतलब एक व्यक्तिगत रूप से बहुत खुश नहीं हूं कि कोई भी बदलाव इतने साल बाद, 34 वर्ष बाद या 32 साल बाद, या पहले भी जब एजुकेशन पॉलिसीज बदली है, पहले ने इंदिरा गांधी जी के समय में शुरू हुई 1968 से, फिर 96 में, 92 से, फिर आज हम वो चेंज देख रहे हैं। जबकि हम देखते हैं कि हमारे जो चुनाव हैं वो भी 5 साल में हो जाते हैं, और समय कितनी तेजी से बदल रहा है। तो डॉक्टर साहब, जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, हाउ मच हैप्पी एंड सेटिस्फाइड यू आर, एंड व्हाट द न्यू थिंग्स कैन वी सी इन इट, सर? See, first of all, when it comes to physical education, I am very happy. न्यू एजुकेशन पॉलिसी, फिजिकल एजुकेशन, जितने भी लोग समाज में डिप्राइव्ड थे, जितने भी सब्जेक्ट्स स्कूल्स में डिप्राइव्ड थे, वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स अब इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। क्योंकि नई शिक्षा नीति पहली बार एक साइंस स्ट्रीम, एक कॉमर्स स्ट्रीम, एक आर्ट स्ट्रीम को खत्म करने वाली। जैसे कहते हैं कि हर बच्चे को कंपलसरी किसी न किसी एक क्षेत्र में जानना बहुत बहुत जरूरी है। इंक्लूडिंग कोविड के जो गाइडलाइंस, ड्राफ्ट गाइडलाइंस पहले बनाए गए थे, उसमें यह कहा गया है कि बच्चों को 10 दिन स्कूल में बैग नहीं लाना होगा। दैट मींस बच्चे को स्कूल को चलाना होगा विदाउट बैग। यदि विदाउट बैग चलाना है तो उसको खाली एक ही चला सकता है आज की तारीख में, वो है फिजिकल एजुकेशन टीचर। बाकी टीचर कितना सिखा पाएंगे मेरे को मालूम नहीं है, राइट। दूसरी चीज ये बताई गई है कि इंटीग्रेटेड अप्रोच ऑफ teaching has been something which has been stressed quite a lot in the new education policy.
What does it mean? What does it mean basically is कि आज आप मैथ सिखाते समय भरे आप स्पोर्ट्स के साथ मैथ्स को सिखाओगे, आर्ट एंड क्राफ्ट का टीचर के साथ आप मैथ्स एंड साइंस को सिखाओगे। आज एक पेंटिंग करते समय एक आर्ट का टीचर दो पेंट को मिक्स करता है तो कौन सा कलर आता है, तो एक केमिस्ट्री टीचर उस कलर को लेके सिखाएगा कि ये कलर है, ये कलर है, ये दो कलर मिक्स होने से ये तीसरा कलर आया। So this is how the new education policy, according to me, is a very visionary policy. काफी अच्छा विजन है इसका। ये गलत है कि ठीक है 34 इयर्स हो गए इसको एक आने के लिए, काफी टाइम हो गया, दैट इज सेकंड पार्ट ऑफ इट। लेकिन मैं जहां तक बोलता हूँ कि ये एक शिफ्ट लाने की कोशिश है और ये बहुत जरूरी है हमारे लिए कि कई बार कोशिश की गई है लेकिन हमें इसे कभी इंप्लीमेंट नहीं हुई। एक अच्छी पॉलिसी खाली एक बोलते हैं ना, एक रामायण भगवत गीता या कोई भी जो बोलते हैं ना होली बुक, कुरान हो या बाइबल हो, उस तरह से एक होली बुक की तरह होती है एक पॉलिसी। उसका सार जो समझाने वाला होता है, वो सार समझाने वाला होता है उसका टीचर। यदि वो टीचर, if that particular teacher doesn't understand the policy and contextualizes to his or her school, any policy will become a flop policy. Any policy will become a flop policy. तो आप ये मान के चलो कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इट इज टॉकिंग अबाउट इंटीग्रेटेड अप्रोच ऑफ टीचिंग, इट इज टॉकिंग अबाउट एक्सपीरियंशियल लर्निंग। And I know that there is a school in Mohali that which we work with. In that particular school, we have seen the maths teacher and the sports teacher use the basketball court to teach certain triangles and angles. एक और छोटी सी, अब देखो एक छोटा सवाल यदि मैं पूछूं लोगों से कि एक ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं करके पूछा जाए, तो लोग नॉर्मली कितने एंगल होते हैं उसका टोटल सम टोटल कितना आएगा करके यदि मैं पूछूं, तो लोग हमेशा खाली एक ही चीज कहेंगे मुझसे। क्या कहने की कोशिश करेंगे वो सारे के सारे लोग? वो यही कहने की कोशिश करेंगे मुझसे हमेशा कि 180 डिग्री और 360 डिग्री, बट उसका 230 डिग्री भी हो सकता है यदि वो ट्रायंगल कर्व हो तो। मेरे ही एक फैकल्टी हैं डॉक्टर मिस्टर सूर्य कुमार जी, उन्होंने एक बड़ी अच्छी सी बात कही। 2 दिन पहले हम एक सेशन कर रहे थे कि असेसमेंट कैसे होना चाहिए और नई शिक्षा में, शिक्षा नीति में असेसमेंट का क्या फायदा होगा और कैसे काम होगा, क्या होना चाहिए। So this is going to be very, very important for all of us to understand this particular point, that how exactly can we make this particular difference to happen. और यदि ये हमें डिफरेंस लाना है तो इसमें स्पोर्ट्स टीचर्स को भी ये बताना है, थोड़ा बहुत मैथ सीखना पड़ेगा, थोड़ा बहुत साइंस सीखना पड़ेगा। आज तो मैंने काफी कम स्कूलों में देखा है जब स्पोर्ट्स डे होता है उसी दिन चूना और टेप निकलती है और धागा निकलता है, बाकी दिन तो लोग कितना निकालते हैं पता नहीं। तो मेरा मानना ये है कि द स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट शुड एक्चुअली द प्राइमरी ईयर्स में बच्चों को जब सेंटीमीटर्स, मीटर्स एंड लेंथ्स वगैरह सिखाते हैं तो गेट से तुम्हारा क्लासरूम कितना दूर है, ये जाओ तुम स्पोर्ट्स टीचर के साथ काम करो। अब बच्चे को छोटा सा स्केल दे दो और स्पोर्ट्स टीचर के पास बड़ा सा टेप रहता है, अब वो बड़ा वाला टेप बच्चे को बोले तुम उधर पकड़ो, तुम इधर पकड़ो, और एक दूसरे बच्चे को बोलो तुम लिखो, और इसका सुपरविजन कौन करे? स्पोर्ट्स टीचर करे। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो फिजिकल एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है, दे ऑल्सो नीड टू कम आउट लिटिल मोर इनोवेटिवली। यू कैंट बी थिंकिंग कि समथिंग मेरे को कोई इज्जत दे, इज्जत दे, इज्जत दे, नोबडी इज दैट। यू हैव टू प्रूव योर ओन क्रेडिबिलिटी कि आप कितने अच्छा उस विषय वस्तु को सिखा सकते हैं। यदि आप मैथ्स हो या साइंस के साथ आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? यदि कोई कहता है कि सिंपल एग्जांपल, इफ समबडी इज ट्राइंग टू टॉक अबाउट कि बाउंस कितना होता है, कितने फोर्स से डालोगे तो कितना बाउंस होता है, तो एक बॉल में यदि हवा कम करके हम मारे दीवार में तो वापस नहीं आएगी, गिर जाएगी रास्ते। इसका कारण क्या है? इसको फिजिकल एजुकेशन का जो टीचर ये ग्राउंड में सिखाए और जाके बोले, जाके अपने मैथ्स टीचर से पूछो, साइंस टीचर से पूछो। यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन है, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर ये सारी की सारी चीजें पहली बार आ रही है। इससे पहले भी था लेकिन कभी लोगों ने इंप्लीमेंट नहीं किया। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि आप ऑर्डर तो कुछ भी कर लो, आप किताब कितनी भी अच्छी लिख लो, 100 पेजेस की मतलब अच्छी एक और पॉलिसी निकाल लोगे, लेकिन जब तक एक टीचर अपनी, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा ना कि अपनी सोच नहीं बदलेगा, जब तक वो नहीं चेंज देख पाएगा, तब तक एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी को हम बिल्कुल लागू नहीं कर सकते। दूसरी चीज, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये भी कहा गया है कि सारे के सारे बच्चों को वोकेशनल स्किल्स आना बहुत जरूरी है। वोकेशनल स्किल आना जरूरी है और इसके लिए उन्होंने कहा है कि फिजिकल एक्टिविटी कराना बहुत बहुत जरूरी है। आपको मालूम होगा कि आपके जमाने में भी एक पीरियड होता था जिसको कहते थे SUPW, सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क।
करके एक पीरियड होता था। लेकिन हमारे जितने भी मैथ साइंस और जितने भी बाकी टीचर्स होते थे, ये लोग हमेशा इस बात को कहते थे सम यूजफुल पीरियड्स आर बीन वेस्टेड करके। ये हमेशा इस बात को कहते थे कि कुछ अच्छे पीरियड को बर्बाद किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। मे बी दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी फर्स्ट टाइम इज गोइंग टू टॉक अबाउट 6 से लेके 8 स्टैंडर्ड तक। मैं भी केंद्र विद्यालय में पढ़ा हुआ बच्चा हूँ, सेंट्रल स्कूल जो कहते हैं, मैं भी उसी का पढ़ा हुआ बच्चा हूँ। लेकिन हमारे टीचर्स ने हमें ये सिखाया कि मोमबत्ती कैसे बनानी है, वॉशिंग पाउडर कैसे बनाना है, वॉशिंग लिक्विड कैसे बनाना है, कारपेंटरी का बेसिक कील कैसे ठोकना है, एक चीज को काटना कैसा है, इलेक्ट्रिशियन का काम कैसे करना है, प्लम्बिंग का बेसिक काम क्या करना है। तो ये सारी की सारी चीजें आज आप देखेंगे तो देश में 8वीं क्लास के बाद 2 करोड़ से ज्यादा बच्चे शिक्षा में छूट जाते हैं, स्कूलों में ही छूट जाते हैं। तो नई शिक्षा नीति इन 2 करोड़ बच्चों को वापस स्कूल में लाने की कोशिश कर रहा है। और सरकार का मानना यह है कि 2025 न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि 50% लोगों को वोकेशनल स्किल, जिसमें ये कहते हैं कि आप स्पोर्ट्स मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, आप कोई भी कुछ भी, आप योगा भी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इट इज अ स्किल विच यू विल हैव एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। The third point which is this new education policy very very openly saying is competency based education. आपके अंदर competency आना किसी भी विषय में how much competency you will be able to bring in is something very very important about this particular policy, and we should appreciate this particular new education policy for that particular. मेरा मानना यह है कि जब मैं सिंगापुर जाता हूं या फिनलैंड जाता हूं, सिंगापुर में there is something called as a grading sheet. कि there is a National Association for Sports and Athletics का है, नाफसा करके कहते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को। उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक स्टैंडर्ड बना के रखा हुआ कि हर बच्चा इतने बार उठक बैठक कर सकता है, 100 मीटर्स को इतने मीटर्स में जाकर आ सकता है, इतनी इसकी फिजिकल स्टैमिना होगी। हमारे यहाँ पे भी कई प्रयास किए गए इसके बनाने के लिए, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हुए, क्योंकि इसके 2 कारण थे। एक है स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट वाले खुद, फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले खुद, और दूसरा थे उनके स्कूल के मैनेजमेंट एंड लीडरशिप टीम। इन दोनों ने कभी इसको इतना सीरियसली नहीं लिया। यदि सीरियसली लेते तो मुझे लगता है कि जरूर हम भी, हर बच्चे के अंदर जो आपकी एक चाह है कि हेल्दी स्कूल हो तो हैप्पी स्कूल होगा, जब तक बच्चा हेल्दी नहीं होगा तो हैप्पीनेस कहाँ से आएगी। और मेरा मानना ये भी है कि फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट शुड आल्सो नॉट ओनली कॉन्सेंट्रेट कि मेरे 8 पीरियड है, मेरे 10 पीरियड है करके उनको नहीं सोचना चाहिए। उनको ये सोच के चलना चाहिए कि हर हफ्ते एक दिन टीचर्स, मतलब 3 बजे यदि स्कूल खत्म होता है तो 15 मिनट टीचर्स के साथ कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करवाएं हर हफ्ते। और मेरी रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे प्रिंसिपल्स हैं, आप भी जिन स्कूलों के साथ काम करते हैं उनके साथ जाके कहिए कि कम से कम घर जाने से पहले टीचर्स को थोड़ा बहुत फिजिकल एक्सर्शन, उनको थोड़ा बहुत एनर्जी रिलीज कराकर उन्हें घर भेजिए। नहीं तो टीचर्स आज स्टिफ नेक आना शुरू हो गया। आज टेक्नोलॉजी के कारण कंप्यूटर के सामने बैठ के तो आज हम सेशन 1 घंटे के लिए कर सकते हैं, 2 घंटे के लिए कर सकते हैं, लेकिन एक टीचर सवेरे एक सेशन करता है, एक 15 मिनट ब्रेक लेता है, फिर एक और सेशन, फिर ब्रेक लेता है, एक और सेशन, तो अलग अलग 3 क्लासेस में बैठता है। बैठने से उसका स्टिफ नेक आता है। तो इस स्टिफ नेक के लिए यदि इनको बेसिक प्रैक्टिस नहीं होगी तो इस तरह की सिचुएशन आते समय इन्हें बहुत बहुत बड़ा प्रॉब्लम। दैट इज, तो मेरा मानना यह है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज अ ब्यूटीफुल, वेरी एस्पिरेशनल डॉक्यूमेंट। जितने भी, और इसकी सबसे बड़ी खासियत मुझे ये लगी कि हमारे इतिहास में, भारत के इतिहास की जो भी मतलब अच्छी चीजें हैं, चाहे वो फिजिकल हो, आप ही देख लीजिए, गुरुकुल में हर बच्चे को हर काम करना पड़ता था, चाहे जाके पानी लेना हो, लेकर आना हो, सब्जी काटना हो, कपड़े धोना हो, तो बैच में लड़के जाके अलग अलग काम करते। इसी का नाम आज फिनलैंड जैसे देश में, जिसको कहते हैं होम इकोनॉमिक्स, उसे कहते हैं होम इकोनॉमिक्स, ताकि जो हमने सेशन शुरू करते समय हमने जो बात कही थी ना, आत्मनिर्भरता की, वो आत्मनिर्भरता के काम अपने आप बच्चा करता है। आपको बताइए, आपको कितने, हमारे ही जनरेशन के कितने लोगों को याद होगा कि उनके मम्मी पापा उनको घर से स्कूल के गेट पे छोड़ के, उनको प्यार करके उनको घर के स्कूल के अंदर छोड़ते थे। ऐसा तो कहीं नहीं था, मारते थे और बोलते थे चलो जाओ स्कूल के लिए, तो और हम भाग के जाते थे, भाग कर वापस आते थे,
और दोस्तों के साथ जाते थे दोस्त, तो दैट इटसेल्फ यूज्ड टू बी फिजिकल। लेकिन आज की परिस्थिति देखिए कि लोगों को इतना इनसिक्योरिटी है और वो चाहते हैं कि जो उनके अपने अधूरे सपने हैं उन्हें अपने बच्चों के थ्रू करने की कोशिश। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो ये कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करिए कि शिक्षा को खाली शिक्षा के रूप में मत देखो। इसीलिए काफी अच्छा है इसमें एक और चीज भी कि यदि कोई बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है, जैसे बच्चा सोचता है कि नहीं उसको किसी कारणवश यदि उसके पास टाइम नहीं होता, तो 9वीं में वो कुछ सब्जेक्ट्स को पास करके उस मार्क्स को रख के नौकरी भी, वोकेशन भी कर सकता है, वापस भी आ सकता है, वापस आने के दोबारा सीख सकता है और दोबारा कोर्स को कंप्लीट करके जा सकता है। इतना ही नहीं, डिग्रीज में देखा जाए तो काफी अच्छा है, जहां पर बच्चे को कंपलसरी कहा गया है कि यदि वो 1 साल का 2 सेमेस्टर खत्म करता है तो उसको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। He will get a certificate, he will get a diploma, third year he will get a degree, he will get it an integrated degree, he can do a master's by doing it for 5 years. So what is all this is trying to talk about is we really need to know the new education policies very good as such. So physical education के लिए अच्छा भविष्य है और आपके माध्यम से मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि इसका इस प्रोग्राम के द्वारा मैं खाली यही बात कहना चाहता हूँ, जितने भी लोग देख रहे हैं फिजिकल एजुकेशन वाले, अब मौसम अच्छा है, अब the season is good for all of you. If you don't capitalize on it, you will not be able to get again. जब वातावरण सब कुछ आपके कंडूसिव है, आपके अनुरूप है, why are you not trying to take advantage? So जितने भी दोस्त हैं मेरे जो अटेंड कर रहे हैं फिजिकल एजुकेशन से, या जितने भी टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, सबसे पहले आप लोगों को इस पे काम करना बहुत जरूरी है। Thank you, sir. Thank you so much for sharing the beautiful facts of the new education policy. And really, I'm also impressed कि देर आई दुरुस्त आई, ये बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया था। और डॉक्टर साहब, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं तो इसको अपने स्तर पे बहुत, जो बच्चों ने सुसाइड किया है, मैं एजुकेशन पॉलिसीज को उसका सबसे बड़ा दोषी मानता हूँ। क्योंकि बहुत बच्चे साइंस नहीं पढ़ना चाहते थे, मेडिकल नहीं पढ़ना चाहते थे, इस तरह के जो थे वो उनमें दूसरे तरह की क्वालिटीज थी, लेकिन ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे। वो पेरेंट्स के प्रेशर में, टीचर्स के प्रेशर में, या फ्रेंड्स सर्कल की वजह से कहीं ना कहीं मजबूर हुए उन चीज़ों को ऑप्ट करने में। फिर उन्होंने ट्राई किया, लेकिन जब नहीं हो पाया, परसेंटेज कम आए या एडमिशन नहीं मिले अच्छी जगह, तो उन्होंने सुसाइड कमिट किया है। लेकिन मुझे लगता है, जैसे आपने नई एजुकेशन पॉलिसीज के बारे में बताया, कि वास्तव में ये एक ऐसा मौका आया है जहाँ पे सारी जो टीचर्स हैं वो मिलके एक टीम के रूप में कार्य कर पाएंगे। और बच्चों के लिए इतना अच्छा सुअवसर है कि वो वोकेशनल कोर्सेज के थ्रू, वोकेशनल ट्रेनिंग के थ्रू अपनी जो होम स्किल्स हैं, जैसे आपने कहा, उनको भी डेवलप कर सकते हैं और एटलीस्ट इतने स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं कि वो कभी जीवन में पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे एक भी चीज पे। क्योंकि अगर हमारी कमांड होगी, तो मुझे पता है कि उसमें ही हम एक अच्छा और सुनहरा फ्यूचर ढूंढ सकते हैं। सो बहुत अच्छा लगा सर मुझे जान के नई एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। खाली एक और चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ संजीव जी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, तभी मैंने सोचा कि आपको मैं बात बताऊं, क्योंकि जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनको कम से कम ये पता होना बहुत जरूरी है कि इंडिया में 19 से लेके 24 ईयर्स में, 19 से लेके 24 साल तक के जो बच्चे हैं, इसमें केवल बोलते हैं 5%, that is less than 5% are moving towards vocational education and physical education जो activities वगैरह इसकी तरफ। इसी को अब बाकी देशों में देखा जाए, जैसे यूएस में कहा जाए तो 52% है, जर्मनी में कहा जाए 75% है, एंड साउथ कोरिया में कहा जाए 96%। तो ये एक दिस इज अ ह्यूज डिफरेंस कि हम वी आर लेस देन 5% एंड वी आर एबल टू सी दैट देयर आर पीपल हु आर डूइंग समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी गुड। तो ये इस पॉलिसी के अंदर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट काम है कि हर बच्चे को कम से कम एक स्किल आना बहुत जरूरी है, और उसको फिजिक्स यदि वो स्किल उसके अंदर आना बहुत जरूरी है, तो उसके लिए यू मे ट्राई स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। मेरी एक और चीज जो मैं आप लोगों के द्वारा कह सकता हूँ, हम लोग भी कभी कभी ज्यादा इमोशनल होते हैं कि सब चीजें फिजिकली होनी चाहिए। I don't know how many of us, how many participants who are seeing this particular program also knows about there is something called as e-Olympics which is going to happen. Yes, sir. Electronic, online, electronic based या e-based जो कहते हैं कि ओलंपिक्स जो होने वाली है, वहां पर अगले साइकिल में कम से कम 5 से 10 स्पोर्ट उसमें इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। तो क्या हम बच्चों को वो टेक्निक सिखा के
यदि बच्चा चाहता है कि वो मोबाइल में खेले, लेकिन थोड़ा बहुत फिजिकल होना जरूरी है, लेकिन उसके साथ ये भी जरूरी है कि कुछ नए अपॉर्चुनिटी दिखाना जरूरी है। क्योंकि आपने यदि किसी भी गेम को खेला हो अच्छे ढंग से, जब आपको उसको एक ऐप में बनाना हो, एक सॉफ्टवेयर में बनाना हो, तो आपको जल्दी समझ में आता है देन अ पर्सन जिसको उसने कभी खेला नहीं। So you should have a basics right, and this is where what I think is that मौसम अच्छा है। Maybe 2020 many people say it is not good for many people, but I think इस 2020 ने हमें एक 6 महीने के लिए पॉज दिया है कि सोचो, आपने काफी समय गलत काम किया है, काफी समय तक, अब तो सुधर जाओ, अब सुधर जाओ और अपने हेल्थ का ख्याल रखो। लोगों से सडनली लोगों को बड़ा प्यार आ रहा है क्योंकि एक दूसरे से मिले नहीं गई थी कई 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 महीनों से। तो आज भी देखा जाता है, जैसे मेरे को तो बताया गया कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री ऑलरेडी लोगों ने शादियां शुरू कर दी हैं, मेहंदी फंक्शन शुरू हो गए, सारे फंक्शन शुरू हो गए। ये सारे के सारे फंक्शन जरूरी हैं, लेकिन किस मात्रा में होना है, दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो सेल्फ डिसिप्लिन है, दैट इज समथिंग व्हिच वी रियली नीड टू लुक एट। दैट्स माय थॉट पर से as such. So this is something which is very important कि आज हम less than 5% है जो वोकेशनल स्पेस में है, जो हमारे देश के लिए बहुत बड़ी वरी है। जी सर। डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को बताया, और जैसा आपने बताया कि इंडिया में केवल 5% बच्चे वोकेशनल ट्रेनिंग में कॉलेज के बाद जुड़ रहे हैं, और 5% से हम 95 के साथ फाइट करना चाह रहे हैं। बहुत मुश्किल था, लेकिन अब आई एम श्योर कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके द्वारा बच्चे एटलीस्ट एक स्किल में तो ट्रेंड होंगे ही होंगे। और कहीं ना कहीं जो हमारा सपना है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी देख रहे हैं, एक आत्मनिर्भर भारत का, और हम स्वस्थ भारत की बात आज हम एवरेस्ट योगा इंस्टीट्यूट के माध्यम से कर रहे हैं, कि मुझे लगा कि शायद स्कूल सबसे बड़ा माध्यम है। क्योंकि बच्चा चाहे पेरेंट्स की बात सुने या ना सुने, लेकिन एक टीचर की बात हर बच्चा सुनता भी है, समझता भी है, उसको मानता भी है। मेरे मन में डॉक्टर साहब ये विचार आया कि क्यों ना ये शुरुआत हम स्कूल लेवल से करें, स्वस्थ स्कूल, सुखी स्कूल। क्योंकि जब हमारे स्कूल स्वस्थ होंगे तो हमारे बच्चे भी सुखी होंगे, क्योंकि ये बेस है, ग्रास रूट लेवल। मैं सर, लास्ट मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि आप इसको कैसे लेते हैं? क्योंकि अगर हम स्कूल्स को ही हेल्दी बना देते हैं, क्या वो सपना हम पूरा कर पाएंगे इसके द्वारा? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको और एवरेस्ट टीम को सबसे पहले कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ इस कॉन्सेप्ट को लेने के लिए। इट इज वेरी वेरी टाइमली, इट इज वेरी वेरी टाइमली एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि इससे पहले मैंने आपका एक और कैंपेन भी देखा था, घर घर योगा, which was again very very interesting. It had a good reach to the people, which was very important for them. When it comes to healthy school and happy school, I have 2-3 things to say. First and the foremost thing is, you should start making some kind of small images and posters and saying, talking about what healthy and happy school basically means. क्योंकि हैप्पी स्कूल के लिए 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट। एक पहली चीज है कि वो प्लेस कितना सेफ है, सिक्योर है, तभी आप हेल्दीनेस की बात कर सकते हैं, तभी आप हेल्दीनेस की बात करते हैं। तभी आप देखेंगे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी एक कैंपेन उठाया था, स्वच्छ कैंपस, स्वच्छ स्कूल की बात की थी उन्होंने। कि ये नहीं था कि मुझसे पहले स्वच्छ नहीं थे, लेकिन कभी हमने उसको ध्यान नहीं दिया। आज सडनली जब जापानीज, इंक्लूडिंग मैं जब जापान गया था, पहली बार मैंने लोगों को ट्रेन में देखा कि मास्क वगैरह पहन के रखे थे, तो हमें लगता था ये लोग क्यों मास्क पहनते हैं। जब अब कंपलसरी हो गया है हमारे देश में, अभी उस मास्क के साथ हमें जीना है, देन वी आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल ऑफ अस। सो वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट कि आपका वातावरण होना बहुत जरूरी है। सेकेंड, लोगों की सोच बदलनी बहुत जरूरी है। तो आपको ये कैंपेन करना पड़ेगा, आपको अपने फेसबुक के द्वारा या बाकी आपके जितने भी चैनल्स हैं, आपके जितने भी एम्प्लॉयज हैं, इनके द्वारा, जितने भी स्कूलों के साथ आप काम कर रहे हैं अक्रॉस द कंट्री, इन सारे स्कूलों को जाके ये मैसेज दीजिए कि आपका टीचर जब तक हेल्दी नहीं होगा, उसकी सोच को पहले बदलिए। वो ये नहीं सोच सकता कि खाली काम 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 काम, खाली काम से कुछ नहीं होता, थोड़ा बहुत अपना टाइम भी चाहिए होता है। जैसे आजकल लोग कहते हैं कि तमिलनाडु सरकार ने पिछले 21 तारीख से लेकर 25 तारीख तक एक हफ्ते का उन्होंने छुट्टी दी थी, कोई ऑनलाइन क्लासेस कहीं पे कुछ नहीं होंगी करके। तो इस तरह से जो टीचर्स हैं, टीचर्स को आपको एम्पावर करना जरूरी है। तीसरा, कुछ टेक्निक्स बनाकर आपने लोगों को रीच आउट करना पड़ेगा कि हैप्पी स्कूल्स को कैसे करना है, क्या करना है, क्या क्या प्रैक्टिसेस होनी चाहिए एक हैप्पी स्कूल की, और कैसे कैसे करना है। सो दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
एंड इसमें आप ये मत कोशिश कीजिए कि आप 1000 स्कूल टच करेंगे, 2000 स्कूल टच करेंगे, तो कभी कभी क्या होता है कि हम इंडियंस बड़े एस्पिरेशनल होते हैं कि हम 1 लाख स्कूल को टच करने की कोशिश करते हैं। देखिए आप लुधियाना से, मुझे मालूम है कि लुधियाना के आसपास भी यदि आप 50 स्कूलों में परिवर्तन लेकर आ यदि आप 50 से 100 स्कूलों में भी परिवर्तन ला सकते हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं हेल्दी स्कूल्स, हैप्पी स्कूल्स, हैप्पी लुधियाना, ये 3। सो यू स्टार्ट फ्रॉम योर ओन सिटी, फॉरगेट अबाउट, देखो लोग कभी कभी होते हैं काफी बड़े एस्पिरेशनल हो जाते हैं और एस्पिरेशन में हम अपने आप को काफी थिन स्प्रेड करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि कम से कम हम 50 स्कूलों को या 100 स्कूलों को हम लुधियाना में अगले 6 महीने में, 1 साल में हम, ये हमारा कैंपेन रहेगा और एवरेस्ट के द्वारा हम 100 स्कूलों में जाके वर्कशॉप करेंगे कि कैसे हेल्दी बनाना है अपने कैंपस को, कैसे सेफ बनाना है, कैसे हैप्पी बनाना है। तो ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको रख के चलिए, एंड आई कैन ओनली से बेस्ट विशेस टू यू एंड टू योर टीम फॉर इनिशिएटिंग सच अ इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव, ताकि लोगों के अंदर वो परिवर्तन आए, लोगों के अंदर वो काम करने के तौर तरीके है। और मैं आप लोगों को ये भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैंने थोड़े समय में जो भी मेरे आइडियाज थे, अब कितने यूजफुल थे कितने नहीं थे पता नहीं, लेकिन यदि लोग इसे अच्छे ढंग से समझ के इसका एक अच्छा सा इम्प्लीमेंटेशन प्लान करके अपने स्कूलों में करेंगे, मैं कहता हूँ 18 महीने में यदि इनको रिजल्ट नहीं आया तो जो मैं कर रहा हूँ उसको छोड़ दूँ। 18 महीने दे हैव टू डू दिस पर्टिकुलर प्रैक्टिस रेगुलरली, जो मैं कह रहा हूँ। यदि इससे और ज्यादा सहयोग चाहिए होगा तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। Thank you very much. Sir, we know very well, sir, about you, your experiences. Already you are dealing with so many schools. You are working as a mentor there. And sir, thank you so much for your beautiful suggestion, and we'll consider that, and happily we'll do consider, sir, because and we'll be needing more suggestions and all that. और आपने जो पूरे प्रोग्राम में सर एनलाइटन किया, सबको बहुत अच्छी बातें बताई, चाहे वो स्कूल ओनर्स हों, चाहे स्कूल प्रिंसिपल्स हों, टीचर्स हों या हमारे पेरेंट्स हों, क्योंकि पेरेंट्स का भी आपने एक बहुत बड़ा पहलू उजागर किया कि आज सारे पेरेंट्स सबसे पहले लाइन में लगे होते हैं कि बच्चों के मेडिकल लेके चले जाते हैं। सो आपने कहा कि वो भी अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर हमें बच्चों को वास्तव में स्वस्थ देखना है, सुखी देखना है, तो हमें उनको धूप में भी खड़ा करना चाहिए थोड़ी देर, क्योंकि आज देखिए विटामिन डी का जो डेफिशिएंसी है वो सभी में है, वो उन चीजों की कमी, क्योंकि बच्चा बिल्कुल धूप में निकलते नहीं है, सारा दिन लैपटॉप पे PSPs पे टाइम पास कर रहे हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपके से बहुत ही अच्छे थे, एंड आई एम वेरी श्योर सर दे आर गोइंग टू चेंज देयर लाइफ, बिकॉज हम है जो हमने ये प्रोग्राम इनिशिएट किया है आपके द्वारा आज, हेल्दी स्कूल हैप्पी स्कूल से, मुझे पूरी उम्मीद है जैसे आपने कहा कि लुधियाना से शुरू करें। मेरा सर यही मानना है कि अगर हम अपने लुधियाने को बदल पाए तो हम सारे हिंदुस्तान को बदल पाएंगे। सो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपके दिशा निर्देश में, आपके आशीर्वाद से ये जो कार्यक्रम है सबसे पहले हम अपने लुधियाना के स्कूल से शुरू करें। सो कल और परसों इसके बारे में एक अच्छे वेबिनार रखे गए हैं जिसमें हमें डिफरेंट स्कूल से प्रिंसिपल्स को हमने इनवाइट किया है, एंड आई एम वेरी श्योर सर आई एम गोइंग टू कन्वे योर मैसेज because everybody knows about you and your contribution into education, so they'll be more happy sir, and thank you so much once again sir। मैं फिर से एक बार आपको प्रणाम करता हूँ, चरण वंदना करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतना कीमती समय निकाला और आज हमें आशीर्वाद दिया सबको। So धन्यवाद सर, thank you so much sir, thank you very much and stay safe and communicate my wishes आपके साथ साथ सर सबको जितने भी दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि काफी लोग आपके प्रोग्राम को ऑब्जर्व कर रहे थे, देख रहे थे और काफी सारे कमेंट्स भी आए हैं, तो मैं उन सबका भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने अपना समय निकाला और इस कार्यक्रम को सुना और डॉक्टर साहब की जो ओजस्वी वाणी थी, विचार थे, उनको सुना। तो मैं उन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ दिल से। सो थैंक यू सर, थैंक यू वंस अगेन सर, थैंक यू।